बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो जैसे हम लास्ट लेक्चर में बैठे कुछ 4-5 आई थिंक टर्म्स हमने डिस्कस की थी, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स थे रिगार्डिंग एक्सरसाइज और रिगार्डिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सो उसी तरह से कुछ छोटे छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा हमने टच भी किया था ड्यूरिंग लेक्चर्स, दैट इज बेसिकली VO2 max। ठीक है, VO2 max बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करते हैं या हम एक्सरसाइज साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली VO2 max होता क्या है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, लेबोरेटरी बेस्ड मेथड which accurately measures the cardiorespiratory fitness of an athlete। ठीक है, क्या होता है VO2 max? VO2 max is a scientific laboratory based method which accurately measures the cardiorespiratory fitness of an athlete। ठीक है, और किस बेसिस पे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बेसिकली मेजर कर रहा होता है? बेसिकली ये टेस्ट डिटरमिन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच एन एथलीट कैन कंज्यूम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच एन एथलीट कैन कंज्यूम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट, और इसका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन का यूनिट होता है वो मिलीलीटर्स में होता है, ml के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इस टेस्ट के अंदर बेसिकली तीन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को डिटरमिन करने के लिए तीन चीजों को देख रहे होते हैं हम। फर्स्ट वन इज हमारा जो लंग्स का फंक्शनिंग है, दूसरे नंबर पे हमारा जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग है इटसेल्फ, यानी कार्डियोवास्कुलर में आपको पता है एज द नेम इंडिकेट्स हार्ट का और ब्लड वेसल्स का जो फंक्शन है, वो थर्डली जो है मस्कुलर फंक्शन। इन तीनों का ट्रायो हम देखते हैं बेसिकली, लंग्स का, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का एंड मस्कुलर जो फंक्शन है इन तीनों। अच्छा, अब जितना ज्यादा वेल ट्रेन्ड एथलीट होता है उतनी ज्यादा उसकी VO2 मैक्स होती है। ठीक है, और वेल ट्रेन्ड एथलीट्स की VO2 मैक्स ऑब्वियसली अनट्रेन्ड या बिगिनर जो एथलीट्स हैं उनकी VO2 मैक्स से ज्यादा होती है। ठीक है, और उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जो वेल ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उनका सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी और ऑक्सीजन को कंज्यूम या यूज करने की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है विद टाइम, जैसे जैसे वो अपने आप को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से आप इसको समझ सकते हो कि बाय द टाइम आप, अब लेट्स से आपका 6th सेमेस्टर एंड हो रहा है, तो आपको अगर मैं लेट्स से कि एक किताब दे दूं न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आप लोगों का उस किताब को पढ़ने का जो स्टाइल है या उसमें से चीजें रिटेन करने की कैपेसिटी है आपकी, या एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू अगर वही किताब में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, फिर ये भी होता है कि VO2 मैक्स जब आपका ज्यादा होता है, जब आप वेल ट्रेंड होते हो टाइम के साथ साथ, तो आपका जो बॉडी का एबिलिटी है लैक्टेट की प्रोडक्शन को बफर करने की, वो भी बढ़ती जाती है। यानी बफर करने का क्या मतलब है कि रेजिस्ट करने का, यानी लैक्टेट की प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी की वो भी बढ़ती जाती है। यानी इन अदर वर्ड्स कि एक बिगिनर एथलीट है अगर उसने आधा घंटा ट्रेनिंग की है और एक एलीट एथलीट है अगर उसने आधा घंटा ट्रेनिंग की है, तो दोनों का जो दोनों में फटीग है वो बिगिनर में जल्दी हो जाएगी और एलीट एथलीट में, जो वेल ट्रेंड एथलीट है, उसमें देर से। ठीक
ठीक है। अच्छा, VO2 मैक्स जो टेस्ट है वो नॉर्मली हम या तो ट्रेडमिल के ऊपर करते हैं एथलीट का, या बाइसिकल पे करते हैं, ये दोनों ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो टेस्ट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे टेस्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बॉडी को ज़्यादा एफर्ट एक्सर्ट करना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। और जब ज़्यादा एफर्ट एक्सर्ट करनी है तो इसका मतलब है कि बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के लिए, अदरवाइज ऑब्वियसली फटीग वुड सेट, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाहिर है जहां हमारा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आता है उस पॉइंट को, उस लेवल को हम नोट कर लें, ठीक है। और उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये एथलीट की हमारी वो अपर लिमिट है, यानी वो VO2 मैक्स है, यानी वो थ्रेशोल्ड वो वाला लेवल है जहाँ पे वो एथलीट अपनी ऑक्सीजन को मैक्सिमम हद तक कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया इसका जो यूनिट होता है वो ml पर kg पर मिनट के अंदर होता है, ml पर kg पर मिनट, ठीक है। और हाँ, ये जरूरी है इस चीज के अंदर जहन में रखना कि VO2 मैक्स का जो टेस्ट है वो एक्सरसाइज स्पेसिफिक है, यानी जैसे मैंने बताया ना, ये हम नॉर्मली कैसे करते हैं, ट्रेडमिल पे करते हैं, या फिर इसी तरह से हम इसको बाइसिकल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइसिकल वाला जो टेस्ट है that would not be applicable to the treadmill test. Similarly, treadmill test is not applicable to bicycle test. यानी in simple words मैं ये कह रहा हूँ कि एक एथलीट का VO2 max बाइसिकल का डिफरेंट होगा और ट्रेडमिल का डिफरेंट होगा, सिंपली बिकॉज बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्पोर्ट जिसके अंदर एथलीट इन्वॉल्व होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका VO2 मैक्स कैलकुलेट करते हैं, या उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो उसको VO2 मैक्स एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड इज, एक और बेटे हम टेस्ट करते हैं एक्सरसाइज साइंस की, जब हम बात करें या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करें तो उसको हम कहते हैं विनगेट पावर टेस्ट, विनगेट पावर टेस्ट, WINGATE, विनगेट पावर टेस्ट, ठीक है। तो विनगेट पावर टेस्ट बेसिकली ये डेवलप हुआ था 1970s के अंदर, और विनगेट पावर टेस्ट का नाम क्यों है, क्योंकि जहाँ पे ये हुआ था डेवलप, वो विनगेट इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट था इसराइल के अंदर, विनगेट इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट इन इसराइल, ठीक है। और ये टेस्ट बेसिकली इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमिन मसल पावर, मसल एंड्योरेंस, इन चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए, बल्कि मस्कुलर फटीग भी इवन डिटरमिन करने के लिए, इन तीनों चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। किस किस चीज़ को, मसल पावर, मसल एंड्योरेंस एंड मसल फटीग, इन तीन चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए विनगेट पावर टेस्ट कम्स अक्रॉस एज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर यानी आप कह सकते हो कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के एट द टाइम ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उसको हम डिटरमिन करें, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑब्वियसली जाहिर है मसल फटीग तभी आती है ना जब एक एथलीट की पीक पावर के ऊपर हम उसको असेस करें, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस टेस्ट को देख सकते हैं, मस्कुलर फटीग या पावर या एंड्योरेंस मैक्सिमम एथलीट की कितनी है, ठीक है। तो अच्छा जी, इसको हम करते कैसे हैं, इसके लिए बेसिकली हम ये करते हैं कि एथलीट को हम स्टेशनरी बाइक पे बिठा देते हैं, यानी स्टेशनरी जो बाइसिकल होता है, और
उसके अंदर जो हमारा यूनिट होता है वो वॉट्स के अंदर होता है या न्यूटन्स के अंदर होता है, ठीक है, वॉट्स या न्यूटन्स के अंदर, ठीक है। सो वार्म अप करने के बाद हम एथलीट को गो का कमांड देते हैं और उसके ऊपर जैसे ही गो का वर्ड को सुनते हैं तो उसके बाद वो जो बाइसिकल है वो मैक्सिमम अपनी जो एफर्ट के साथ है उसको चलाना शुरू कर देता है फॉर टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, ठीक है। यानी हमने एथलीट को उस पे बाइसिकल पे बिठाया, उसको थोड़ा सा वार्म अप करवाया, उसके बाद हमने उसको कह दिया गो के बाद वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट के साथ साइकिल चलाते हैं जितना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 30 सेकेंड्स की, ठीक है। उस 30 सेकेंड्स के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, एक तो हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट जो 3 to 5 सेकेंड्स का पावर आउटपुट है, हाईएस्ट 3 to 5 सेकेंड्स का जो पावर आउटपुट है, यानी उस 30 सेकेंड्स में जो मैक्सिमम 3 to 5 सेकेंड्स की जहां पे उसने पावर वो एफर्ट एक्सर्ट की, ठीक है। तो उसको हम नोट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं पीक पावर। पीक पावर का मतलब है कि ये वो टाइम है या वो ड्यूरेशन है जहाँ पे एक एथलीट अपना मैक्सिमम एफर्ट एक्सर्ट, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने जो 30 सेकेंड्स है उसका मीन या उसका एवरेज आउटपुट भी डिटरमिन करना होता है जिसको हम मीन पावर कहते हैं। यानी दो चीजें हम डिटरमिन कर लेते हैं, एक पीक पावर और एक हम मीन पावर। और जो फिर मस्कुलर फैटीग है उसको हम देख सकते सॉरी उसको हम देख सकते हैं जब 30 सेकेंड्स के बाद मसल पावर आउटपुट में जो यानी हमारी मीन पावर आउटपुट है उसके अंदर जब डिक्रीज आता है, ठीक है, तो वहां पे फिर हम देख सकते हैं कि मस्कुलर फटीग कब हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द विनगेट पावर टेस्ट। और इसके थ्रू फिर हम जो एक एथलीट है उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पावर टेस्ट था, विनगेट पावर टेस्ट, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से हमने किया, ये बेसिकली हम करते हैं लोअर टॉर्सो के लिए, यानी जो लोअर क्या कहते हैं लोअर ट्रंक है बॉडी का उसके लिए। अपर टॉर्सो या अपर ट्रंक के लिए भी हम विनगेट पावर टेस्ट कर सकते हैं। वो अगेन ये बेटे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब अगर आप लेट से अगर मैं लोअर टॉर्सो की एग्जांपल दूं तो आप यस यही बाइसिकल साइकिलिंग के अंदर अगर आप साइक्लिस्ट हो तो फिर लोअर टॉर्सो वाला आप टेस्ट करोगे विनगेट पावर टेस्ट। अगर आप मे बी स्विमर हो, रोइंग करते हो या बॉक्सर हो, रेसलर इवन फॉर दैट मैटर, तो फिर आप अपर टॉर्सो वाला जो टेस्ट है उसको आप प्रेफर करो, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आप किस किस्म के स्पोर्ट में, ठीक है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा वो है बेनिफिट्स ऑफ वाटर कंजम्पशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कि जब हम ये काफी डिटेल से ये तो पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें हाइड्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर इनटेक कितना करना चाहिए और क्या उससे हमें बेनिफिट्स। तो वो एग्जैक्टली बेनिफिट्स कैसे मिल रहे होते हैं थोड़ा सा ये हमें आज देखते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट जो हमें मिलता है व्हेन वी हैव फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दैट इज इट मेंटेन्स थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और कैसे देता है, बेसिकली हमारा जो स्वेट है इट हेल्प्स टू रिमूव हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, स्वेट हेल्प्स टू रिमूव हीट फ्रॉम द बॉडी। नंबर टू, हमारा जो वाटर इनटेक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट प्रिजर्व्स अ हाई कार्डियक आउटपुट। वाटर इनटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अच्छा मिश्रा हमीद इज आस्किंग वेट लिफ्टिंग में कौन सा होगा सिंस वेट बॉडी का लेग्स पे होता है हाँ बेटे प्रीडोमिनेंटली अपर स्ट्रेंथ ज्यादा आपकी मैटर करती है वेट लिफ्टिंग में, तो फिर हम अपर टॉर्सो वाला करेंगे।
अच्छा, सो मैं कह रहा था कि एक सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि when we have fluid intake during exercise it preserves a high cardiac output। यानी हाई कार्डियक आउटपुट प्रिजर्व करने का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रेन है, जो कार्डियक स्ट्रेस है वो कम हो, ठीक है। और वो कैसे होता है बेसिकली बिकॉज वाटर ऑप्टिमाइजेस ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द मसल्स, ठीक है। वाटर क्या करता है, वाटर हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको भी ऑप्टिमाइज करता है और ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टू द मसल्स, टू द वर्किंग मसल्स, उसको भी स्मूथ करता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है दैट इज जब हम वाटर का इनटेक करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन की डिलीवरी है मसल्स तक वो स्मूथली पहुंचती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहती है, ठीक है। और हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे होता है, ये बेसिकली इट इज वेरी वेरी सिंपल, सिंपली बिकॉज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बॉडी में चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिकली तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो एनारोबिकली तो सिर्फ फिर आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उसको कर सकते हैं प्रोवाइड एनर्जी। नंबर नेक्स्ट इज जब हम वाटर का इनटेक करते हैं तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो आप कह लो मेटाबोलाइट्स का रिमूवल है वो हमारा बढ़ जाता है, वो एक्सिलरेट हो जाता है। जब हम वाटर का इंटेक करते हैं तो हमारा जो मेटाबोलाइट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल है वो इंक्रीज कर जाते हैं। और उस वो कैसे बेनिफिट करता है, वो ऐसे बेनिफिट करता है कि जब हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो बिकॉज दोज मेटाबोलाइट्स आर नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी, उनकी जो एक्यूमुलेशन है बॉडी में इट लीड्स टू फिटीग। और आपका जो नॉर्मल टाइम के ऊपर फिटीग आना था इस वजह से वो फिटीग आपका टाइम से पहले आ जाए, ठीक है। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट। और लास्ट जो है वाटर हेल्प्स स्टे यू फोकस्ड। आपका जो यानी मेंटल अवेयरनेस है जाहिर है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्पोर्ट, फॉर एनी एक्सरसाइज, वो बेटर रहता है, ठीक है। और okay, so we were discussing about the benefits of consumption of water during exercise। और लास्ट आई थिंक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है या फोकस है उसके अंदर भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर को कंज्यूम करते हैं। So the next concept which we have to discuss is the overtraining syndrome। overtraining syndrome, ठीक है जी। अच्छा, अब ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम जैसे नाम से पता चल रहा है इट इज अ कंडीशन जहाँ पे हमारा जो फिजिकल परफॉर्मेंस है या जो मेंटल परफॉर्मेंस है विद टाइम वो स्टेडीली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा फिजिकल एज वेल एज मेंटल परफॉर्मेंस स्टेडीली डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर कांस्टेंट फटीग, कंसिस्टेंट मसल सोरनेस है जनाब, इसी तरह से नॉट बीइंग एबल टू फोकस फुली, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स ओवर ट्रेनिंग से, ठीक है। अच्छा, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को असेस करना मुश्किल है, डायग्नोज करना मुश्किल है काफी क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो सिम्टम्स है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के वो हमारे बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं। फटीग के कोई एक रीजन तो नहीं है बेटे, 10,000 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको करना डिटरमिन डिफिकल्ट होता है। इसी तरह फिजियोलॉजिकली भी आपने भाई एक दिन या मे भी 2 दिन आपने गलती कर दी, लगातार आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो अपनी एक्सरसाइज करते हुए तो भी आपको फटीग और यही सारे सिम्टम्स फील होंगे, ठीक है। तो
अच्छा, फिर इसके अंदर ये भी होता है कि एथलीट्स के सिम्टम्स भी वेरी कर रहे होते हैं ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की। जरूरी नहीं कि हर एथलीट को बिल्कुल सेम सिम्टम्स हों, ठीक है। कुछ को नॉजिया वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है, कुछ को नहीं होता, तो ये इसलिए इसको डिटरमिन करना डिफिकल्ट होता है। एथलीट्स में कॉमन भी है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड दे आर कंटिन्यूसली इनटू दिस एक्सरसाइज या अपनी ट्रेनिंग के अंदर है, तो उसके अंदर फिर इट इज कॉमन। अच्छा, वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो होता है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम का वो ये होता है कि आप अपने आप को सफिशिएंट रिकवरी टाइम या सफिशिएंट रेस्ट नहीं देते बिटवीन 2 सेशंस, और ज्यादा 2 से ज्यादा भी अगर आप सेशंस कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट सेशंस, ठीक है। तो ऐसे एथलीट्स के अंदर फिर ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम नॉर्मली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे एथलीट्स जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो लेट से आप 15 दिन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपने फिर कुछ दिन जरूर उस ट्रेनिंग को मॉडरेट या लो के ऊपर ले आना है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर भी अगर आप कंटिन्यूसली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ही करते जाएंगे तो फिर अगेन आपके ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अच्छा, अब जब आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम अगर सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, तो उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो यही है कि आपने अपनी ट्रेनिंग को एक तो उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर लेना है, और आपने अपने आप को बॉडी को सफिशिएंट आपने रेस्ट देना है, ठीक है। और उस रेस्ट देने के साथ साथ आपने फिर विद द हेल्प ऑफ अ स्पोर्ट्स डाइटिशियन आपने अपना इनटेक जो है उसको भी बेटर करना है, ठीक है। क्योंकि जब ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होता है तो आपका लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, और उसकी वजह से फिर आपका जाहिर है इनटेक भी कम हो सकता है। सो दैट इज ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। सो लास्ट है हमारा, कैन ट्रैवलिंग अफेक्ट देन परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट, ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग जब आप करते हैं, और एथलीट जाहिर हमने पहले भी खैर ये डिस्कस किया था कि ट्रैवलिंग एथलीट्स के लिए एक बड़ी कॉमन चीज़ है, डेली बेसिस पे या मे बी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे वो लोग अक्रॉस द बॉर्डर्स इवन जा जाके ट्रैवल कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर ऑब्वियसली जेट लैग, यानी वो जब आप बहुत ज़्यादा फ्लाइट लेने के बाद जब आप बहुत ज़्यादा फटीग होते हैं उसको जेट लैग कहते हैं। जेट लैग, फिर मे बी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस उसके अंदर हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक 40 डिग्री सेल्सियस वाली जगह से आप मे बी एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे उसका टेम्परेचर 3 और 4 और 5 और 6, यानी अच्छी भली गर्मी से आप अच्छी भली ठंड के टेम्परेचर में आपने सडनली मूव किया है। फिर ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है, भाई एक मैच आपका लेट से मरी के अंदर है और नेक्स्ट आपका कराची के अंदर है, तो दोनों में बड़ा ह्यूमिडिटी में और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फूड अवेलेबिलिटी का डिफरेंट हो सकता है, हर जगह पे आपको हर तरह का फूड नहीं मिल सकता। इसी तरह से फिर आपको फूड या वाटर बॉर्न इलनेसेस हो सकती हैं अगर आप बाहर से खा रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन के अंदर फिर आपका चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, लॉन्ग ट्रैवल में ये चीज़ें ज़ाहिर है ज़्यादा आती हैं आपके पास कंपेयर टू द शॉर्ट ट्रैवल्स। और जब हम जेट लैग की भी बात करते हैं एथलीट्स के लिए, तो खासतौर पे जेट लैग ये होता है कि जब आपका टाइम जोन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाए, तो उसके अंदर फिर आपके मूड पे भी इफेक्ट होता है। जाहिर है आपका स्लीपिंग पैटर्न भी टोटली चेंज हो जाता है। जब आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है तो आपका उसका इफेक्ट आपकी जीआई के ऊपर भी होता है, आपकी हाइड्रेशन स्टेटस के ऊपर भी हो सकता है, आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज जनरली सेट कि आपको जेट लैग के साथ अडेप्ट करने के लिए कुछ 3 to 4 डेज आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू डू नीड टू रिमेंबर कि एज एन एथलीट, जब भी एक एथलीट लॉन्ग ट्रेवल से आ रहा है या
जब आप उसकी ड्रास्टिकली चेंजेस देखते हो उसकी स्लीपिंग पैटर्न के अंदर या उसकी मे बी मूड के अंदर या उसके जीआई फंक्शन के अंदर, तो आपको उसको ट्रेनिंग रिज्यूम कराने से पहले एम्पल टाइम, इनफ टाइम देना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन कि जब हमारा जैसे क्रिकेट की शायद मैं ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मे बी प्रॉब्ली इट इज़ द ओनली स्पोर्ट जो हम फिर भी इंटरनेशनली खेल रहे हैं इस वक्त मे बी। सो उसके अंदर ये है कि जब भी हमारा टूर होता है किसी फॉरेन कंट्री का और हमारे मैचेस होते हैं, तो उससे हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि आज टीम ने लैंड किया और कल से उसका मैच शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमेशा उन लोग को टाइम दिया जाता है प्रॉपर, सो दैट वो अपने आप को अडेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द। ठीक हो गया। सो ये है ट्रैवलिंग का जो हमारा है। ठीक है बेटे, दैट इज इट। यही हमें आज डिस्कस करना था और ठीक है, until next time, Allah